session, I started this topic when agent acts for a named principal. जब एक नेम्ड प्रिंसिपल के लिए एजेंट वर्क करता है, मींस एक रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल के लिए काम किया जाता है, तो उस केस में प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होती है, ये सब हम ऑलरेडी फर्स्ट सेशन से स्टार्ट कर चुके हैं. दैट इज व्हाई आई रिटन हेयर टू. दिस इज गोइंग टू बी सेकंड सेशन ऑफ सेम टॉपिक. स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन, ऑन द टॉप यू सी द लिंक of last one, go and watch this. So continuing this here also we will see ऐसे next और कौन सी ऐसी situation होती है जहाँ पर एजेंट जो होता है नेम्ड प्रिंसिपल के लिए अगर काम करता है तो एजेंट के बिहाफ पर वो लाइबिलिटी प्रिंसिपल की ही होगी. अगर कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, कोई अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहाँ पर की लाइबिलिटी है, तो वो प्रिंसिपल को ही पे करनी होगी. एंड इन दिस केस दैट एक्ट मस्ट बी फॉर नेम्ड प्रिंसिपल. ये नेम्ड प्रिंसिपल होना जरूरी है. नेम्ड प्रिंसिपल कौन होता है ये भी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहले वो सेशन अच्छे से समझिए. दिस इज गोइंग टू बी और अनदर टॉपिक ऑफ यूनिट 9. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं. ऑलरेडी हमारे पास अभी सिलेबस जो है वो कवर होने ही वाला है. वी आर नाउ इन यूनिट 9 एंड आई होप कि आपका दिसंबर तक का जो एग्जाम होगा उस तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज टॉपिक्स वी विल मूव फॉर नेक्स्ट मेन आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड जिसके जो कि हम भर के एक सेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल through which you can get in touch with us. So next thing what is given here students, that's notice given to an agent. अगर एक एजेंट के पास नोटिस आता है या नोटिस एजेंट को दिया जाना है, तो इसका मतलब ये समझिए वो प्रिंसिपल को ही दिया गया है. बिकॉज एजेंट इज वर्किंग फॉर प्रिंसिपल, सो वट एवर नोटिस इज गिवन टू एजेंट इट विल बी एज्यूम्ड दैट इट इज गिवन टू प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को ही दे दिया गया है. सो द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द नोटिस गिवन टू एन एजेंट. एक प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर किसी एजेंट को नोटिस दिया गया है बिजनेस के कोर्स में, वट एवर द नोटिस विल बी, नोटिस कैसा भी हो, एजेंट के अगर वो पहुंचाया गया है, एजेंट को दिया गया है, द नॉलेज ऑफ द एजेंट क्या माना जाएगा कि प्रिंसिपल को भी इसकी नॉलेज हो गई है. कल प्रिंसिपल ये डाउट नहीं उठाएगा कि भैया मेरे को तो आपने नोटिस दिया ही नहीं. नो, इफ योर एजेंट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड इट, योर एजेंट हैज कम टू द नॉलेज, इट मीन्स दैट यू आर ऑल्सो गिवन दैट, you have also received that. However, if knowledge is not acquired by the agent, हाँ ये बात अलग है. अगर एजेंट ही मना करते, देखिए मुझे कोई नॉलेज नहीं है नोटिस की, या मुझे अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन यस प्रिंसिपल इस चीज को फिर ये कह सकता है मुझे भी नहीं पता. फर्दर, अगर एजेंट हैड कमिटेड अ फ्रॉड, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल पर कोई फ्रॉड किया है, तो भैया अब थोड़ा प्रिंसिपल इतनी तह तक जा सकता है कि वो हर चीज का पता लगाए. सो द रूल ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो विल नॉट अप्लाई एक्सेप्ट फ्रॉड एंड विदाउट नॉलेज ऑफ एजेंट. ये दो सिर्फ एक्सेप्शंस होंगी. अदरवाइज नोटिस गिवन टू एजेंट विल बी अज्यूम दैट नोटिस इज गिवन टू द प्रिंसिपल. एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए टॉपिक. एक्स एंगेज्ड वाइज एजेंट to insure him against loss of eyesight of rupees 5,000 in case of total loss of eyesight and rupees 2,500 in case of loss of only one eye. जो X है वो एक Y कोई फर्म है और Y का ही कोई एजेंट है. उस एजेंट को हायर करता है और उसको उससे इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, अपना इंश्योरेंस करवाता है कि अगर मेरी दोनों ही आई साइट चली जाती हैं तो आप मुझे 5,000 कंपनसेशन पे करोगे, वन आई जाएगी तो यू विल पे मी 2,500. नाउ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस हो रहा होता है, इट अपियर दैट जो एक्स है वो एक्चुअली में वन आइड मैन है, मीन्स उनकी ऑलरेडी वन आई साइट तो जा ही चुकी है. हेल्ड द नॉलेज ऑफ द एजेंट, मीन्स यहाँ पर जो वाई का जो नॉलेज है दैट एक्स जो वन आइड मैन है, इट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू द कंपनी. ये वाई को, वाई एजेंट जो है वो कंपनी का ही है. कल कंपनी ये नहीं डाल सकती क्लेम कि आपने हमें बताया नहीं, आपके एजेंट को पता था. सर आपके एजेंट को नॉलेज है, इट मीन्स यू ऑल्सो हैव दिस नॉलेज. सो कंपनी कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस. इफ एजेंट ऑलरेडी न्यू दैट, इन एजेंट का नॉलेज है, देन इट इज एट्रीब्यूटेड दैट कंपनी ऑल्सो न्यू इट एंड दैट एक्स जो है लेटर ऑन 5,000 रिकवर कर सकता है इफ ही लॉस्ट अदर आई.
अगर उनकी एक आंख भी चली जाएगी तो उसको 5,000 मिलेंगे, क्योंकि वहां पर वाई एजेंट जो था उसको ये ऑलरेडी ये उठाना था मुद्दा कि आपकी ऑलरेडी वन आई है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पर और प्रिंसिपल की अलग अलग हम लाइबिलिटीज क्या देखते हैं, लाइबिलिटी बाय एस्टॉपल. एस्टॉपल यू ऑलरेडी न्यू दैट, व्हाट इज दिस? इस पे मैं बार बार नहीं जाऊंगी. दिस वर्ड इज, आई थिंक यू ऑल आर वेरी क्लियर. स्टिल अगर एस्टॉपल के बारे में आपको नहीं पता है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस फुल सेशन वेयर आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल दिस टॉपिक, एस्टॉपल क्या होता है. क्या है यहाँ पर कि प्रिंसिपल इज लाइबल. प्रिंसिपल की देखिए लाइबिलिटी यहाँ पर भी दी गई है फॉर द अनऑथराइज्ड एक्ट्स ऑफ द एजेंट. अगर एजेंट कोई अनऑथराइज्ड एक्ट करता है जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, तो भैया प्रिंसिपल वहां पर लाइबल होगा. इफ प्रिंसिपल हैज क्रिएटेड ऐसा इंप्रेशन थर्ड पार्टी पर कि ये एजेंट मेरा ही काम कर रहा है, तो नेक्स्ट लेटर ऑन आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते. आपने तीसरी पार्टी को बिलीव करा, मीन्स ए है, ए के सामने जो बी है वो सी को कह रहा है कि मैं ए का एजेंट हूँ, ए मना भी नहीं कर रहा है. तो लेटर ऑन अगर बी से कोई गलती होती है, सी की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, सी डायरेक्ट ए के पास जाएगा कि आपके एजेंट ने मेरे साथ ये किया है. अब ए मुकर नहीं सकता, बी तो मेरा एजेंट है ही नहीं, या तो आपको तभी बोलना था. एग्जाम्पल देखिए, A, an owner of the house, held that B, the auctioneer, had authority to sell the house. A कह रहा है कि ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, और B जो है इसको मैंने राइट दे रखा है, ये ऑक्शनियर है, ये इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है. इसने ये सबको बताया. अब जो B है वो इस प्रॉपर्टी को बेचता है, हाउस को बेचता है, ऑक्शन को किसको, थर्ड पार्टी को. लेट द थर्ड पार्टी बी C. उनको बेच देता है फॉर एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय A. कितने अमाउंट में बेचते, जितने ए ने बोला. सपोज ए ने बोला था कि जो ये हाउस होगा ये 25 लाख तक बिकना चाहिए, और बी उस हाउस को सी को बेच देता है 20 लाख में. इट वॉज हेल्ड दैट परचेजर जो है, उस जिसने 20 लाख में घर खरीदा है, ए कल उस पर उंगली नहीं उठा सकता कि बी ने आपको गलती से, नहीं, आपने खुद अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा था, अपना ऑक्शनियर अपॉइंट कर रखा था. अब जो उससे गलती हुई है वो थर्ड पार्टी क्यों ले. ओके, ऑक्शनियर को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, दैट इज योर मैटर, सी डजंट नो दैट. कमिंग टू द नेक्स्ट लाइबिलिटी केस, इसे समझते हैं. लाइबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड. अगर आपका एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो एज अ प्रिंसिपल्स ड्यूटी एंड एज अ लाइबिलिटी वो आपको बियर करनी होगी. तो प्रिंसिपल यहाँ पर इसलिए भी लाइबल है कि अगर आपके एजेंट के द्वारा कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड होता है, किसके दौरान, जो इस काम में उसको लगाया हुआ है. जैसे यहाँ था ऊपर ऑक्शन में, तो ऑक्शन में ही कोई फ्रॉड किया हो, ऐसा नहीं है कहीं बाहर जाकर कोई फ्रॉड है. आउट ऑफ द बिजनेस के लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं हो सकता, बट येस एनी ऑफ द एक्ट्स दैट इज डन इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, और इसमें अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड थर्ड पार्टी के साथ होता है, तो थर्ड पार्टी आकर सीधा प्रिंसिपल से भी क्लेम मांग सकती है. सो इट इज़ इमेटीरियल वेदर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड जो है वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए हुआ है, एजेंट के लिए हुआ है, प्रिंसिपल को पता था नहीं पता था, दिस डजंट मैटर. सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ए है, ए ऑफर्ड टू बाय अ रेजिडेंशियल फ्लैट्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स इन इट एंड इंक्वायर्ड सी द प्रॉपर्टी मैनेजर ऑफ बी. ए है, ए जो है कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट्स खरीद रहा है, और उन रेजिडेंशियल फ्लैट्स को जो मैनेज कर रहा है या प्रॉपर्टी मैनेजर है वो सी है, एंड सी एक्चुअली में किसका है, बी का. द प्रॉपर्टी मैनेजर उसका एजेंट है. नाउ वेदर ऑल टेनेंट्स वर पेइंग देयर रेंट्स रेगुलरली. पूछा जा रहा है, ए ने सी से पूछा कि आपकी इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी लोग रह रहे हैं क्या वो अपना रेंट मंथली पे कर रहे हैं, रेगुलरली पे कर रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट टर्न आउट टू बी फॉल्स. ये जो स्टेटमेंट सी द्वारा गिवन थी ये गलत मिली. सी ने बोल दिया हाँ जी दे रहे हैं, लेटर ऑन ए को जब ए ने सारा खरीद ली, ए को फिर बाद में पता लगा कि टेनेंट्स ने तो अपना किराया दे ही नहीं रखा. अब ए जो है वो बी को लाइबल ठहराता है कि आपके एजेंट ने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दी. बी वॉज हेल्ड लाइबल फॉर फ्रॉड बिकॉज हिज एजेंट हु न्यू द रियल फैक्ट्स हैड मेड द फॉल्स स्टेटमेंट. आपके एजेंट ने गलत इंफॉर्मेशन ए को दी है, इसलिए यस आपकी भी लाइबिलिटी अराइज होती है. Alright students, so I hope in this session you understood all the situations in which principal can be made liable if any of the acts done by the agent. वो situations आप देख चुके हैं. With this, these two sessions of the named principal are over, and in the next session I'll discuss with you the liabilities for unnamed principal. Unnamed principal के केस में क्या liability होगी. So keep watching,
Have a nice day. Keep following. These are the ways through which you can get in touch with us. We are there for you.